वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम पीसीबी 2024 का पेपर देखेंगे जो शाहू कॉलेज लातूर स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर है। तो इसमें देयर आर 25 MCQs दैट वी विल सी along with the explanation, some tricks and some tips. Okay, so let us start with the questions. So question number 26, 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, आपको decreasing energy देखना है, मतलब सबसे पहले रहेगा highest energy वाला। ओके, तो चार ही ऑर्बिटल्स आपको दिए हैं, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। हम इसको फिर से लिखेंगे एक बार। ओके, सो इट इज 4d, 5p, 5f and 6p. Okay, so we are applying the rule, that is n plus l rule. According to n plus l rule, n plus l rule क्या है? n plus l, n मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l is the azimuthal क्वांटम नंबर। l की वैल्यू s, p, d और f के लिए क्या होती है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f 3। सो अकॉर्डिंगली n मतलब आपका ये नंबर, ये जो नंबर दिए हैं 4, 5, 5, 6, ये आपके n नंबर है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 4 प्लस d के लिए कितना है? 2, इट इज 6। देन 5p मतलब 5 प्लस p के लिए 1, इट इज अगेन 6। देन योर 5f, 5 मतलब 5 प्लस f के लिए 3, तो ये आपका आ गया 8। और 6p के लिए 6 प्लस p के लिए 1 मतलब ये आपका आ गया 7। सो अकॉर्डिंग टू दिस हाईएस्ट एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी? 5f की। ओके, तो 5f आपका सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला हो गया। उसके बाद देखो, अभी उसके बाद कौन सा है? 7 नंबर। तो 7 किसके आ गया? 6p का आ गया। और अब हमें टेंशन इसका है कि इस 4d या 5p। सो अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम, ये आपके दोनों भी वैल्यू क्या है? सेम है। तो आपको क्या करना है? जिस ऑर्बिटल की n वैल्यू ज्यादा है वो ऑर्बिटल हायर एनर्जी का रहेगा। इस हिसाब से जो आपका 5p है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो 5p की एनर्जी ज्यादा है मतलब 5p, एंड सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी? 4d की रहेगी। नाउ यू हैव टू चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। हम ऑप्शन देखेंगे अभी। इसमें 5f 6p, 5p 4d, योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ we'll see the next question. Match the following column 1 with column 2 and select the most appropriate option given below. आपको अभी क्या करना है? कॉलम 1 में क्या क्या दिया है देखो। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये सारे आपके डेफिनेशंस है या फिर ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के। कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूलाज दिए यहाँ। तो जो पहले हमें पता है, मोल फ्रैक्शन हमें पता है, इट इज, सपोज आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपका है Na अपॉन Na प्लस Nb, है ना। तो डी का ऑप्शन आपका हो गया 3। तो डी का ऑप्शन कौन से ऑप्शंस में देखो? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 और 4 में है। तो आपका ये ऑप्शन 1 एंड 3 कैंसिल हो गया। अब आगे जाएंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या? आप इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो आप नॉर्मेलिटी के लिए कंसिडर करते हैं, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो आप मोलैरिटी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में है और n आ गया आपका। तो वॉल्यूम लीटर में है और n आ गया, तो आपका ये मोलैरिटी हो गया। तो a का 4, आपका ऑप्शन ए का क्या हो गया? 4 हो गया। नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं हम, तो NEQ और वॉल्यूम इन लीटर, तो आपका बी का 1 आ गया, ये भी करेक्ट है। सी का 2 है। देखो मोलैलिटी में क्या होता है एक्चुअली, दोनों भी आपके जो वेट होता है और जो इक्विवेलेंट वेट होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट होता है, दोनों भी आपके क्या होते हैं? ग्राम या फिर केजी में होता है।
यहाँ मोलेलिटी के लिए ये ग्राम या फिर केजी में, देखो यहाँ पे फॉर्मूला C का 2 आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 2। अंडरस्टैंड? विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Zn plus H2O स्टीम वाटर के साथ हीट किया है, gives A plus B in the equation A and B are। तो देखो Zn जिंक ये आपका मेटल है, मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट हुआ है, Zn गोइंग टू कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल में से H2 आपका बाहर निकलेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, Zn plus H2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोल्यूटेंट इज हार्मफुल फॉर ताजमहल। देखो अब गैसेस दिए हैं या फिर ये पोल्यूटेंट्स है, H2, O2, SO2 एंड N2। ओके, तो विच पोल्यूटेंट इज हार्मफुल फॉर द ताजमहल। तो ताजमहल में जो कलर या फिर डिप्लेशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैसेस एंड दैट पॉइजनस गैसेस मिक्स विद द वाटर एंड दे कम टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन यहाँ पे जिसकी वजह से हो रहा है वो गैस आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो एसिड रेन किसकी वजह से होता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग गैसेस, जिनकी वजह से H2SO4 बनता है या फिर HNO3 बनता है। तो सल्फर कंटेनिंग कौन सा गैस है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड। इन दिस सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, it reacts with the water, it forms the H2SO4। okay, नाइट्रोजन ये इनर्ट है, ऑक्सीजन it is oxygen that we intake, हाइड्रोजन is the gas which cannot be responsible। so आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। so next question, question number 30, match the following column 1 with column 2 and select the appropriate option। match the following का जो क्वेश्चन आता है ना, ये सबसे इजी वाला होता है। सिर्फ आपको अगर दो एक चीजें अगर पता है तो आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते। ओके, तो आप देखो मोनो बेसिक, डाई बेसिक, डाई एसिडिक, मोनो एसिडिक, ये टर्म्स क्या है। देखो मोनो बेसिक, मोनो मीन्स सिंगल, वन, बेसिक मतलब एक बेस चाहिए उसको। तो किसको चाहिए, एसिड को चाहिए। मोनो बेसिक क्या होता है, एसिड होता है। डाई बेसिक क्या होता है, एसिड होता है। अब डाई एसिडिक, डाई एसिडिक क्या होता है, उसको एसिड चाहिए। ओके, तो वो क्या होता है, बेस होता है। ओके, और मोनो एसिडिक भी क्या होता है, बेस होता है। अब इसमें भी यहाँ देखो आपके ये बेस है, ये आपका बेस है, ये एसिड है और लास्ट वाला भी आपका एसिड। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मोनो बेसिक क्या होता है, एसिड होता है। मतलब मोनो बेसिक एसिड इज द एसिड विच ओनली प्रोड्यूसेस 1 H+ आयन। ये क्या करेगा, एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो एक H+ आयन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, देखो यहाँ HNO3। तो मोनो बेसिक क्या हो गया आपका, HNO3 हो गया। डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड इज अ एसिड विच प्रोड्यूसेस 2 H+ आयंस। अब H2SO4 है, देखो H2SO4 क्या करेगा, ट्वाइस H++ SO4 2-, दो एसिड के मॉलिक्यूल्स इसने दिए, H+ के मॉलिक्यूल्स दिए, तो ये क्या हो गया, H2SO4। करेक्ट। डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस मतलब जिसमें से 2 OH- आयंस बाहर आएंगे, ये आपका CaOH ट्वाइस, 2 OH- आयंस बाहर आएंगे, CaOH ट्वाइस, और KOH इज द मोनो एसिडिक बेस। अंडरस्टैंड। अब हमें देखना है कि मोनो बेसिक एसिड क्या है, HNO3। ऑप्शन ए का 4 किसमें किसमें, देखो ऑप्शन ए का 4 सिर्फ 1 और 3, तो ये दो ऑप्शन आपके कट हो गए, इनको देखना ही नहीं है। ओके, अब देखो दूसरा बी का H2SO4 है, बी का 3, बी का 3 किसमें, 1 में, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, फिनोफ्थैलिन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये करेक्ट है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। इट गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देता है। अब सबसे पहले ये समझना है हमें कि फिनोफ्थैलिन एसिड में कलरलेस होता है, ओके, और बेस में ये क्या दिखाता है, पिंक कलर दिखाता है। अब मेरा ये जो रीजन दिया है ये डिफरेंट कलर्स बोल रहा है, डिफरेंट कलर्स नहीं दिखाता। अंडरस्टैंड। बोथ असर्शन, मतलब ये जो आपका डिफरेंट कलर दिखाता है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया।
तो सिर्फ आपका एसर्शन ही करेक्ट है, बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपाउंड हैज बोथ कोवैलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो दो टाइप्स के बॉन्ड चाहिए हमें। H2S आपका सिंपल H2S ऐसा होता है, सिमिलरली वाटर भी आपका H2O ऐसे होता है, इसमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें भी सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो N2O5 कैसे होता है, देखो नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है विथ ऑक्सीजन, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये बाकी के जो सारे बॉन्ड है ये क्या है, आपके कोवैलेंट बॉन्ड। तो N2O5 कैन फॉर्म दी कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। करेक्ट डिक्रीजिंग पावर ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन पावर डिक्रीजिंग चाहिए, सबसे कम डिक्रीजिंग पावर किसकी है। देखो अल्फा बीटा गामा रेज में सबसे पावरफुल रेज जो होते हैं वो गामा रेज होते हैं, इसलिए उनकी पावर ऑफ आयोनाइजेशन भी सबसे ज्यादा रहेगी। तो एक्स रेज की पावर सबसे कम रहेगी। एक्स रेज डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, डिक्रीज कहां से हो रहा है, गामा रेज से एक्स रेज तक। गामा रेज पहले है, ऐसे कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 4 है। तो 3 ऑप्शन गया और 2 ऑप्शन गया। एक्स रेज सॉरी अल्फा सॉरी गामा रेज चाहिए ना, यस गामा रेज। तो एक ही ऑप्शन है आपका, गामा बीटा एंड अल्फा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4। एक्स रेज सबसे कम एनर्जी वाली होती, तो इनकी डिक्रीजिंग पावर मतलब आयोनाइजेशन पावर भी क्या होगी, कम होगी। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XFE plus YH2O gives Fe3O4ZH2। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। XFE Fe3 निकला है, देखो Fe3 है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, X पे 3 आएगा। 3 कहाँ पे है, देखो X में 3 कहाँ है, एक ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ये ऑप्शन आपका कट हो गया। YH2O Fe3O4 है, O4 है मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे, ये Y कितना होगा, 4 होगा। ओके, अगर ये 4 होगा तो ऑक्सीजन 4 होगा, और ये 4 होगा तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, मतलब ये Z कितना हो गया, फिर से 4 हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, तो 344, 344 कहाँ है, देखो 344 ऑप्शन नंबर 4। अंडरस्टैंड। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। Which of the following reaction represents the given statement? Silver chloride decomposes to give silver and chlorine. Silver chloride की रिएक्शन देखो, सिल्वर क्लोराइड इज रिटन एज AgCl। सिल्वर क्लोराइड ये आपका सॉलिड होता है, इसको अगर मैं क्या करूंगा, डिकम्पोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा। अब ये रिएक्शन मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, क्लोरीन 2 निकले हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, तो ये आपका 2 आ जाएगा और सिल्वर भी आपका 2 आ जाएगा। यहाँ कहाँ पे दिया है, देखो ट्वाइस AgCl, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अंडरस्टैंड। तो ये आपका सिल्वर देगा और क्लोरीन गैस देगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट द गैस रिमूव इज। कौन सा गैस वहां से रिमूव होता है अगर हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओवर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में हीट करना है। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट मतलब आपका कॉपर और सल्फर का आपका ओर है, इसको अगर मैं हीट करता हूं ऑक्सीजन के साथ, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। करेक्ट है, यहाँ पे है ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, यस इट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ओर कंटेन्स impurity of SiO2, identify the appropriate flux for removal of it। फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे, सिल्वर मतलब यहाँ पे ये क्या है, मिट्टी है, इसको मुझे निकालना है तो मैं कौन सा फ्लक्स यूज करूंगा। एक्चुअली फॉर दिस प्रोसेस MnO मैंगनीज ऑक्साइड या फिर कैल्शियम के भी ऑक्साइड्स यूज होते हैं, वो हम यूज करते हैं। जैसे कि वो Ca से फिर वो CaSiO3 ये बनाए, ये बाहर निकल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ LiBeBC आर इन ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर ही दिया है इन्होंने, LiBeBC, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, ये जो कंपाउंड है, ये जो सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट के लिए ई बोल रहा हूं मैं, इसको अगर मैं आयोनाइज करता हूं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये प्लस बन जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कब लगेगी, जब ये इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं तब। अब अगर कोई एलिमेंट है जो एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो रहा है, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है तो इसका मतलब उसको एनर्जी कम लगेगी। तो किसको एनर्जी कम लगेगी या फिर हमें ऑर्डर देखना है क्या है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं LiBeBC, तो ये नेचुरली ऑर्डर क्या होनी चाहिए, इसकी साइज क्या हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, कार्बन की है। ओके, उसके बाद बेरिलियम या फिर उसके बाद लिथियम, तो सबसे कम लिथियम है। तो यह एक प्रॉब्लम है, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और लिथियम का क्या है 2 1, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा इससे भी, लिथियम कैन गिव इजीली एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो सबसे एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी फिर, तो और मुझे कंसिडर करना है बोरॉन का। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 2 3। ठीक, अब सॉरी 2 3, यस। अब देखो बोरॉन और बेरिलियम, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो बेरिलियम की एनर्जी बोरॉन से भी ज्यादा रहेगी। तो कार्बन आपका तो लास्ट में आ ही गया, कार्बन लास्ट में है सबसे ज्यादा। ये ऐसे ऑप्शन कौन से देखो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। ओके, अब मुझे देखना है कि बोरॉन और बेरिलियम में किसकी एनर्जी ज्यादा है। बेरिलियम की एनर्जी बोरॉन से भी ज्यादा है, तो बेरिलियम की एनर्जी बोरॉन से ज्यादा, तो यहाँ भी दिख रहा है देखो, बेरिलियम की एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है। ठीक है, और बोरॉन की एनर्जी यहाँ कम दिख रही है एज कंपेयर टू लिथियम, पर ऐसा नहीं, लिथियम की एनर्जी ये क्या है, बोरॉन से भी कम है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये। तो कार्बन आपका यहां रहेगा, उससे भी ज्यादा किसकी रहेगी फिर, सॉरी इससे भी कम किसकी रहेगी, बोरॉन की रहेगी। बोरॉन से ज्यादा कौन है, बेरिलियम है, और बेरिलियम से कम कौन है, ओके, लिथियम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 32 बिलोंग्स टू 32। ओके, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखते हो, पीरियोडिक टेबल में ये आपका आउटलाइन है ना। 30 नंबर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका जिंक होगा। जिंक के बाद 31 और 32 ये आपका आ गया यहाँ। तो ये पीरियड देखो कौन सा है, 1 2 3 और 4th नंबर का पीरियड आ गया। ठीक है, 32 वाला जो ऑप्शन है वो आपका है कौन सा, मतलब CSI एंड G, जर्मेनियम। इसका नंबर क्या है आपका 32। ओके, 32। तो जर्मेनियम कहाँ पे, कार्बन की सीरीज में, कार्बन का कौन सा है, कॉलम नंबर 14। और ये इसका जर्मेनियम का ये क्या आएगा, पीरियड नंबर क्या आएगा, 4, 4th एंड 14th है ऑप्शन यहाँ पे, 4th एंड 14th। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of CO2 liberated at STP on burning 24 gram carbon in excess of oxygen is। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड। रिएक्शन क्या कर रहा हूं मैं, कार्बन प्लस O2, उससे क्या मिलेगा, CO2। कार्बन कितना यूज किया, 24 ग्राम, मतलब इसकी मोल निकालना है मुझे सबसे पहले। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ। ओके, तो कार्बन के मोल्स निकालना है मुझे, मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन का वेट कितना है, वेट इन ग्राम कितना दिया है 24 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट क्या है कार्बन का 12, तो ये कितना आ गया
2। अगर देखो 2 मोल्स, अगर ये कार्बन के 2 मोल यूज कर रहा है तो ये भी कितने बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनेंगे। ओके, तो 2 मोल्स बनेंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, निकालो। कार्बन 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 + 16 32, इट इज अप्रोक्सीमेटली 44 and 44.8। yes, it is the correct option। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस CH4 मीथेन and O2 ऑक्सीजन are allowed to diffuse, then time taken for diffusion of CH4 is found to be। CH4 के लिए टाइम कितना लगेगा ये हमें देखना है। तो देखो ये जो 2 गैसेस है, ये 2 गैसेस डिफ्यूज हो रहे हैं, इसके लिए एक लॉ है ना। लॉ कौन सा है, लॉ का नाम पता है आपको, यस, ग्राहम्स लॉ। ओके, इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ, सो व्हाट दिस लॉ टेल्स अस, ये लॉ क्या बताता है हमें, इट इज द रेट ऑफ diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molar mass। okay, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ क्या होगा, फिर रेट हमें अप्लाई करना है। तो ग्राहम्स लॉ क्या है, रेट अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मासेस निकालना है। मास, CH4 का मास क्या है और O2 का मास क्या है। CH4 का मास क्या है 16 ग्राम, कार्बन का 12 + 4 16, ऑक्सीजन का भी कितना है 32, 16 + 16 32, ये इनके मासेस हो गए। अब मुझे क्या करना है, ग्राहम्स लॉ अप्लाई करना है। ग्राहम्स लॉ क्या है देखो, इट इज रेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2, ओके, इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ CH4। ये आपका ग्राहम्स लॉ है। इससे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 16, अंडर रूट आ गया, तो ये अंडर रूट क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, तो रेट क्या है देखो, हमने लॉ क्या बताया था, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया अभी, यहाँ वो इक्वेशन लिखना होगा। चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। यस, अब मुझे क्या करना है, इसका रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रिलेट द रेट एंड टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 इक्वल टू टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम इनवर्सली हो गया, टाइम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ CH4। अंडरस्टैंड। अब मुझे कैलकुलेशन करना है द टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन ऑफ CH4। CH4 के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर CH4 डिफ्यूजन के लिए टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ O2। अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द आंसर, अब हम आंसर देखेंगे। यस, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आंसर इज नंबर 1, 1/√2 टाइम्स दैट ऑफ O2। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फॉर्मूला ऑफ metallic nitrite is MnO3 twice, then what will be the formula of nitride of the metal। उस मेटल का नाइट्राइड क्या होगा। तो नाइट्राइड्स जो होते हैं, आपका ये मेटल नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 2 टाइम्स, नाइट्राइड बोला है तो ये सिर्फ नाइट्रोजन ही रहेगा। तो सारे ऑप्शंस में नाइट्रोजन ही दिया है, पर अगर मुझे मेटल लिखना है तो कोई मेटल है, जैसे कि लिथियम लिख रहा हूं मैं, लिथियम नाइट्राइड में कैसे लिखूंगा Li3N2। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया M3N2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। Now we'll see the next question। The ratio of phosphorus atom present in calcium phosphate and magnesium phosphate is। कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ही आपके ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 2। तो इनका जो ये जो मेटल्स है इनका +2 रहेगा। ओके, तो फॉस्फेट्स कैसे, देखो इनके सॉरी फॉस्फाइड और फॉस्फेट ये कैसे है, ये एक्चुअली सेम ही रहेंगे। ओके, तो सेम है मतलब क्या है, तो इनका जो रेशो है ये रेशो भी आपका सेम ही रहेगा। ओके,
फॉस्फोरस और ये जो एटम्स है इनका रेशो सेम ही रहेगा, तो ये रेशो आएगा आपका 1:1. अंडरस्टैंड? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 44. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज होमोलॉग? होमोलॉग जिसमें नेक्स्ट मेंबर इज डिफर बाय CH2. कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसका नेक्स्ट मेंबर में CH2 ज्यादा रहेगा, तो वो आपका होमोलॉग हो गया, उसे हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं. ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. तो देखो होमोलॉग कौन सा है, ये आपका अल्कोहल, ये इथर है, ये होमोलॉग नहीं है. ये आपका इथर है, ये अल्कोहल है, ये भी आपका होमोलॉग नहीं है. ये आपका अल्कोहल है, ये थायोल है, ये भी नहीं है. ये आपका मिथेनॉल है, अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है. ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, इसमें एक CH2 ज्यादा है. देखो एक CH2 ज्यादा है. So this is the homolog, pair of homolog. Understand? Now the next question, how many secondary carbons are present in the following compound? ये compound दिया है, इसे हम bond line structure कहते हैं. bond line structure तो मैं कैसे लिखूंगा? कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये इसमें सारे जो सेकेंडरी कार्बन देखने मिले, सेकेंडरी कार्बन एक्चुअली क्या होता है, CH2 होता है, जिसके आजू बाजू में एक एक कार्बन और है. तो ये स्ट्रिंग कैसे आएगी आपकी, लाइक दिस, ये स्ट्रिंग आएगी CH2. जहां ये है वो आपका सेकेंडरी है. देखो कहाँ कहाँ पे है, इसको मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूं. दिस इज 1 2 3 4. और कहाँ पे दिख रहा है, 5. यस, इट इज 5. तो ये जो 5 कार्बन है ये आपके सेकेंडरी कार्बन. आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2. अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कौन सा नहीं है ये हमें देखना है. तो इसका सारे इसको वर्कआउट करना पड़ेगा हमें. ओके, वर्कआउट करते हैं. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4. यहाँ अगर मैं नॉमेनक्लेचर नंबर देता हूँ तो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये आपका कार्बन नंबर 1 आएगा. 1 2 3 4 3 4 3 4 इधर जाएगा. ठीक है, ये पेंटाइन है, दिस 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. ओके, अब देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं है, ये कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं. 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, यही पे गड़बड़ हो गई. ओके, तो ये 3 नंबर को कौन सा है, इथाइल ग्रुप है, पर इन्होंने क्या लिखा है, 4 नंबर को इथाइल लिखा है. ये आपका ऑप्शन हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा बाजू में रखता हूं. आगे का चेक करेंगे. 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल 3 नंबर को मिथाइल है, ब्यूटेन 4 कार्बन है और 2 ऑल, ये बराबर नंबर है और नाम भी बराबर है. नेक्स्ट वाला लेते हैं. 2 इथाइल, 2 नंबर को कार्बन को इथाइल, 1 2 2 नंबर के कार्बन को इथाइल, यस इट इज इथाइल. 3 मिथाइल, 3 नंबर के कार्बन को मिथाइल और ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, ये भी नाम आपका करेक्ट है. आगे देखते हैं. 4 मिथाइल पेंट 2 वायनी, पेंट 2 वायनी, 2 वायनी ही है. 4 मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन को एक ये 2 नंबर दिख रहा है यहाँ, तो ये 4 पेंट, ये भी करेक्ट है. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्योंकि ये रॉन्ग नॉमेनक्लेचर है. अंडरस्टैंड? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन क्या है देखो. 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है ना, तो इसको हम पहले वर्कआउट करेंगे. 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये आपका प्रोपेन, इसका 1 ऑल हो गया. 1 2 3, 2 नंबर के कार्बन को मिथाइल, 2 नंबर के कार्बन को मिथाइल, ये CH2 CH CH. ये स्ट्रक्चर आना चाहिए. सबसे पहले ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये कहां से बना है देखो, इथेनॉल एंड ये आपका CH3MgX, ये मतलब आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है.
फिनॉल के साथ तो रिएक्शन नहीं होना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये तो अलग ही बन जाएगा, फिनॉल के साथ ये भी नहीं बनेगा, तो ये दो ऑप्शन आपके कट हो गए। अब कौन सा बाकी देखो, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ की है, CH-MgX, और ये दो आपके CH3CH3, ये आपका निगेटिव है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये OH बन जाएगा, इससे बन गया आपका CH3CHOH, और ये आपका ये CH3CH3, ये आपका सेकेंडरी कार्बन बन गया, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। तो चलो चेक करते हैं कि यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं। अब मुझे क्या चाहिए, यस मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल निकालना है मुझे, CH डबल बॉन्ड O, इसे हम मिथेनॉल बोलते हैं या फिर इसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन मुझे करना है CH3CH3MgX, ये CH आपका निगेटिव है, ओके, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये यहाँ अटैक, इससे ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना। देखो CH3CH3 CH3CH3 CH CH, उसके बाद ये CH2 एंड उसके बाद OH, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड जो है ये आपका प्राइमरी अल्कोहल देता है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बाकी के सारे सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, एंड कीटोन्स गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। ये आपका 11th का जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ये कैसे आ गया पता नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 48 नंबर ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ सकते हो आप। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑर्डर है, अब फंक्शनल ग्रुप कौन से दिए, देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये आपका अल्केन है, ये आपका एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका ईथर है, और ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के होते हैं, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें डायमेरिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है। अल्केन्स ये आपके गैसियस होते हैं, ईथर भी आपके वोलाटाइल होते हैं, अल्कोहल भी आपके स्लाइटली जो लोअर अल्कोहल्स है वो भी आपके कम बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका एसिडिक एसिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए दिया है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, पेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये मुझे फिक्स पता है, ये नहीं है ऑप्शन सी आपका कट हो गया। डी क्या है, देखो मेटल्स कैन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। मेलामाइन रेजिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट, यस इट इज करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी ऑप्शन देखना है मुझे कि विच सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। डी और ई किसमें देखो, डी और ई इसमें भी है, डी और ई यहाँ नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। डी और ई यहाँ पे भी है, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। अब मुझे प्रॉब्लम किस में है, सी में। सी कहाँ पे देखो यहाँ, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए बी डी ई। ए सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, सेल्यूलोज कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ये जो गन्ना रहता है ना शुगर केन, उसमें सेल्यूलोज मिलता है। कि पेट आपका इट इज वेरी पॉलीइथिलीन टरथैलेट, पेट ये आपका पॉलीस्टर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोसेटिंग नहीं होता, थर्मोप्लास्टिक होता है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। वेल पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल पंप्ड आउट ऑफ ऑयल वेल इज नॉट प्योर, बराबर है, क्रूड ऑयल आपका प्योर नहीं होता है, ये आपका एसर्शन करेक्ट है। दूसरा देखो रीजन क्या है उसका, पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू गेट वेरियस फ्रैक्शंस विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये उसके लिए करेक्ट एसर्शन है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, एंड द रीजन
is correct explanation for the assertion. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट. अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे वी हैव सीन 25 क्वेश्चंस. तो इनका हमने एक्सप्लेनेशन देखा और रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखे. सो थैंक यू. वी विल स्टॉप हियर. फॉर important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.